पार भी लगाना चाहती है। जैसे आम आदमी पार्टी की हालत देखिए, उनके नेता अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में तिहाड़ में बंद है और इसकी उम्मीद कम ही है कि वो जल्दी बाहर आ पाएंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी राम राम करना शुरू कर दिया। जबकि कभी अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि मस्जिद गिराकर बनाए राम मंदिर में राम नहीं बस सकते, लेकिन आज हालत देखिए कि केजरीवाल की पार्टी राम राज्य की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी ने रामनवमी के अवसर पर आपका राम राज्य थीम पर एक वेबसाइट लॉन्च कर दी। इस वेबसाइट के जरिए दिल्ली सरकार के कामों को पूरे देश तक फैलाने की योजना है। वेबसाइट लॉन्च कार्यक्रम के दौरान आतिशी ने केजरीवाल की तुलना श्री राम से कर दी। सौरभ भारद्वाज रामायण की चौपाई गाते दिखे। एक बार आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुनिए। भगवान श्री राम को राम राज्य को यथार्थ करने में बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा। वो 14 साल के वनवास के लिए गए, लेकिन उन्होंने अपना वचन नहीं तोड़ा। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को भी अपने वचन पूरे करने के लिए बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा है। आज रामनवमी के शुभ अवसर पे हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है आपका राम राज्य। राम राज्य के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि राम राज्य कैसा था। एक चौपाई कही गई है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूई व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सोचिए पिछले 10 साल में इस देश की पॉलिटिक्स कितनी बदल गई। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो इफ्तारी पार्टी से आगे नहीं बढ़ पाती थी, जो नेता कभी मंदिर मंदिर घूमते नहीं दिखते थे। नरेंद्र मोदी के 10 साल में पॉलिटिक्स इतनी बदली कि मंदिर जाने की होड़ भी मचने लगी, राम राज्य की बात भी होने लगी, रामनवमी की चर्चा भी होने लगी और बहुत सारे ऐसे काम जो पहले नहीं होते थे वो होने लगे। आम आदमी पार्टी के एक नेता महाबल मिश्रा तो रामनवमी पर अयोध्या भी पहुंच गए। महाबल मिश्रा को आम आदमी पार्टी ने पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार बनाया। महाबल मिश्रा रामनवमी पर अयोध्या पहुंचे और वहां रामलला के दर्शन किए। महाबल मिश्रा ने कहा कि वो पिछले 42 सालों से रामनवमी पर अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आते रहे। एक और नेता है पप्पू यादव, जो कांग्रेस में आए थे इस उम्मीद से कि पूर्णिया से टिकट मिल जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने पप्पू यादव के साथ खेला कर दिया तो पप्पू यादव निर्दलीय पूर्णिया से खड़े हो गए और अब लोकसभा चुनाव में जीत के लिए पप्पू यादव भी राम नाम जपने लगे। आज रामनवमी पर पप्पू यादव ने पूर्णिया में शोभा यात्रा निकाली है। तो ये हाल है विपक्ष का, जो चुनाव की तारीख देखकर भक्ति दिखा रहे हैं, जबकि ये लोग राम का विरोध करते आए थे। और एक मुद्दा है जिस पर विपक्ष का डबल स्टैंडर्ड बार बार दिखता है और यह मुद्दा है ईवीएम का। जीत जाते हैं तो ईवीएम पर चुप रहते हैं, हार जाते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं। पाठशाला में अब इसी का चैप्टर। राहुल और प्रियंका ने नरेंद्र मोदी को आने वाली सीटें बताई तो कैसे कांड हो गया। ईवीएम से चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो सुनकर क्यों आपको शौक लगेगा, अब इसका चैप्टर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार खत्म हो गया। प्रचार के आखिरी दिन जाकर यूपी में इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ में नजर आए। फाइनली आप सोचिए, यूपी में राहुल अखिलेश की जो जोड़ी मोदी योगी की जोड़ी को टक्कर देने का दावा कर रही है, वो साथ में प्रचार के लिए जमीन पर उतर भी नहीं पाई। जबकि पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। जिस गाजियाबाद सीट पर आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस सीट पर मोदी योगी की जोड़ी 6 अप्रैल को ऑलरेडी रोड शो कर चुकी। चुनावी रणनीति को समझने वाला कोई भी नेता यह जानता है कि बड़े नेताओं के प्रचार करने से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है, लोकल उम्मीदवार की रीच बढ़ती है। लेकिन साझा रैली तो दूर, प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे ये लोग बढ़ भी नहीं पाए। इंडी गठबंधन का हाल तो यह है कि प्रचार के आखिरी दिन इनकी नींद टूटी। प्रचार के आखिरी दिन ही प्रियंका वाड्रा को भी यूपी की याद आई और उन्होंने यूपी की सहारनपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद के लिए प्रचार किया, जबकि इस सीट पर पीएम मोदी एक हफ्ते पहले ही रैली करके जा चुके। वैसे अखिलेश यादव प्रियंका वाड्रा के रोड शो में शामिल होकर सहारनपुर सीट पर इंडी गठबंधन की एकजुटता का मैसेज दे सकते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। कांग्रेस की हालत यह है कि प्रचार के आखिरी दिन यूपी में प्रियंका का पहला रोड शो हो रहा था, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका वाड्रा यूपी की प्रभारी रहीं। पूरा चुनाव उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लड़ा गया। और जहां तक राहुल गांधी की बात है तो वो अभी तक यूपी में एक्टिव ही नहीं हुए।
आज भी अखिलेश यादव के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस गठबंधन की खाना पूर्ति लगी। फिर भी इंडी गठबंधन का दावा है कि यूपी में तो गठबंधन पावरफुल है। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें 15-20 दिन पहले लग रहा था कि बीजेपी की 180 सीट आएगी, लेकिन अब लग रहा है कि बीजेपी को मात्र 150 ही सीट मिलेगी। उधर प्रियंका वाड्रा ने कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी ना हो तो बीजेपी 180 सीट पर सिमट जाएगी। राहुल प्रियंका ने तो अपने अपने अनुमान से बीजेपी को 180 से कम में समेट दिया, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने राहुल गांधी और प्रियंका का गणित बिगाड़ दिया। कहा कि उनके हिसाब से तो बीजेपी को 200 से 220 सीट आएगी। यानी एक आदमी कह रहा है 150 सीट आएगी बीजेपी की, एक मैडम कह रही है कि 180 सीट आएगी, एक भाई साहब कह रहे हैं कि 220 आएगी। भाई पहले आपस में तय तो कर लो कि बीजेपी की कितनी सीट आएगी, और अगर ईवीएम फिक्स्ड है तो 150, 180 और 220 क्यों आएगी भाई? अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी की इतनी सीट आएगी तो फिर ईवीएम के खराब होने, हैकिंग का नारा ना लगाओ। एक बार कांग्रेस के तीनों नेताओं को सुन लीजिए, फिर बताऊंगा कि लोकसभा चुनाव पर हुए ताजा सर्वे में बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं। मैं सीट्स का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं, जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। 200 to 220 seats they may win. That is the report I am having. अब कमाल की बात देखिए, कांग्रेस के तीनों नेता अलग अलग अनुमान दे रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि उन्हें जो रिपोर्ट मिल रही है उसके आधार पर वो ये कह रहे हैं। अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि 180 सीट आएगी, वरना ये कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि 400 सीट आएगी? अरे भाई, बच्चा अगर ये पढ़ाई लिखाई करे, मेहनत करे, लगातार मेहनत करे, और वो कह दे कि मेरा तो एग्जाम ठीक गया है, मुझे 100 नंबर आएंगे, तो वो क्या टीचर से सेटिंग करके बैठा है या उसने चीटिंग की है? तो जो आदमी मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, वो कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि मेरी सीट आएगी। इसमें भविष्यवाणी कौन सी है? और वो कौन सा? वही कह रहे हैं कि इतनी ही आएगी, लिख के ले लो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें तो हर राज्य में से रिपोर्ट मिल रही है, कि सिद्धारमैया कह रहे हैं कि उन्हें भी रिपोर्ट मिली है। तो भाई कांग्रेस में कितनी रिपोर्ट्स घूम रही हैं? क्या हर नेता अलग अलग रिपोर्ट बना के बैठा है क्या? अच्छा, राहुल गांधी से जब सवाल किया गया तो कह रहे हैं कि मैं सीटों का अनुमान तो नहीं लगाता हूं, फिर खुद ही बीजेपी की सीटों का अनुमान लगाने लगे। प्रियंका से सवाल किया गया तो कह रही है कि बीजेपी कोई ज्योतिषी है, इतनी सीटें मिलेंगी ये कैसे बता सकती है? सबका अपना हिसाब चल रहा है। प्रियंका वाड्रा तो ये कह रही है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो बीजेपी 180 सीट पर सिमट जाएगी। लेकिन राहुल गांधी भी कई बार ईवीएम पर सवाल उठा चुके हैं। अब राहुल गांधी को ईवीएम पर भरोसा नहीं है और वो ताल ठोक कर ये भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बीजेपी को 150 सीटें आएंगी। अगर ईवीएम में वाकई गड़बड़ी है तो बीजेपी को 150 सीट क्यों आएगी भाई? फिर तो 400 आएगी, 500 आएगी, जितनी मन उतनी आएगी। अगर कांग्रेस को ईवीएम से इतनी दिक्कत है तो फिर अपने मैनिफेस्टो में ईवीएम से चुनाव कराने का वादा क्यों किया? कह देते कि उनकी सरकार आएगी तो बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। क्योंकि कांग्रेस भी जानती है कि अब दोबारा बैलेट पेपर पर लौटना प्रैक्टिकल नहीं है। हाल ही में ईवीएम के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान खुद सुप्रीम कोर्ट बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि देश के जज उस अतीत को नहीं भूले जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो क्या हुआ करता था। यानी कोर्ट बूथ कैप्चरिंग का दौर याद दिला रहा था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर आप भूल गए हैं तो माफ कीजिए, हम उस दौर को नहीं भूले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वोटों की गिनती से में ह्यूमन एरर की समस्या रहती है। कोर्ट ने ईवीएम का जिक्र करते हुए कहा कि मशीन तो सामान्य रूप से बिना किसी गलत मानवीय दखल के ठीक से काम करेगी, सटीक परिणाम देगी। बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की मांग पर दलील देते हुए याचिकाकर्ता ने जर्मनी का उदाहरण दिया, क्योंकि जर्मनी में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि उनका गृह राज्य पश्चिम बंगाल है, जिसकी जनसंख्या जर्मनी से भी ज्यादा है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के उदाहरण मत दीजिए बॉस,
यह एक बहुत बड़ा काम है और यूरोप के उदाहरण यहां काम नहीं आते। कोर्ट ने कहा कि किसी पर तो भरोसा करना होगा, यानी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर की जगह ईवीएम पर ज्यादा भरोसा जताया। हालांकि अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन कोर्ट याद दिला रहा है भाई कि बैलेट पेपर से क्या होता था भूल जाएं क्या। ईवीएम की तरह ही इंडी गठबंधन चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर भी विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ शिकायत पर एक्शन ले रहा है, जबकि जो डेटा सामने आया वो अलग कहानी कह रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव के ऐलान के 1 महीने के अंदर उसे आचार संहिता के उल्लंघन की कुल 200 शिकायतें मिली है, जिसमें 169 मामले में एक्शन हुआ है। अब आप देखिए चुनाव आयोग क्या बता रहा है कि किसके खिलाफ कितनी शिकायत मिली और किस पर कितना एक्शन हुआ। चुनाव आयोग का एक्शन किस पर कितना हुआ है, इसके बारे में जो डेटा है वो आपको बताता हूं। 200 शिकायतें मिली, 169 पर एक्शन हुआ। शिकायत और इधर एक्शन कितनों पर हुआ, ये दोनों आपको बता देता हूं। बीजेपी से मिली शिकायत 51 शिकायत, 51 शिकायत बीजेपी से मिली, बीजेपी से 51 शिकायत मिली। एक्शन कितनों पे लिया गया, 38 पर। कांग्रेस की तरफ से कितनी शिकायत आई, कांग्रेस से शिकायत मिली 59। एक्शन कितनों पे हुआ, 51 पर एक्शन हो चुका है। मतलब बीजेपी ने 51 शिकायत की, 38 पर एक्शन होता है। कांग्रेस 59 शिकायत करती है, 51 पर एक्शन होता है। फिर भी ये लोग गाना गा रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन हमारी नहीं सुनता। बाकी पार्टी आप देखिए, बाकी पार्टी उनसे लगभग 90 शिकायत मिली और 80 पर एक्शन की बात कही जा रही है। तो अगर चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है तो फिर वो सबसे ज्यादा एक्शन तो कांग्रेस की शिकायत पर ले रहा है। चुनाव आयोग ने भी बताया कि उसे पब्लिक की तरफ से 2,68,000 शिकायतें मिली, जिसमें से 92% शिकायतों को 100 मिनट के अंदर निपटा दिया गया। यानी चुनाव आयोग तो बेहद एक्टिव होकर काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष को चुनाव आयोग में भी खोट दिखता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि चुनाव आयोग इस चुनाव में इतना सुपर एक्टिव होकर काम कर रहा है कि 75 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। चुनाव में धनबल को रोकते हुए चुनाव आयोग हर दिन 100 करोड़ रुपए जब्त कर रहा है, लेकिन वही हाल है कि बोलना है तो बोल दिए। यूपी में आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी से यह भी सवाल किया गया कि क्या वो अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। इस पर वो भड़क गए। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर बताऊंगा कि अमेठी या रायबरेली के सवाल पर राहुल को गुस्सा आया क्यों। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। राहुल गांधी को कोई ये क्यों नहीं समझाता कि उनसे जो उनकी विपक्षी पार्टी है वो जो सवाल उठा रही है वही ना पूछे जाएंगे। जब ये सवाल उठाते हैं और बीजेपी के नेता से सवाल पूछा जाता है तो कहा जाता है राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं, आपका क्या कहना है। तो इनसे कौन सा सवाल पूछें, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर सवाल होगा वो। कांग्रेस इनसे क्या सवाल पूछ लेगी, कह रही है बीजेपी का सवाल है। अरे बीजेपी का सवाल है या किसी और का सवाल है, सवाल का जवाब दीजिए ना। लेकिन भाई पत्रकार को टारगेट करो, ईवीएम को टारगेट करो, फलाना को करो, खुद क्या करना नहीं। अपना बताइए ना बॉस, क्यों नहीं लड़ रहे अमेठी से। सवाल किसका, उस पर लेबल चिपका रहे हैं सवाल पर। दरअसल यूपी में अमेठी और रायबरेली सीट ऐसी है जिस पर कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा, जबकि ये दोनों सीटें गांधी परिवार का मजबूत गढ़ रही हैं। अमेठी का सवाल तो राहुल गांधी के लिए ऐसा मुद्दा है जिस पर वो हर तरफ से फंसते दिख रहे हैं। अमेठी में राहुल गांधी की 4 संभावनाएं और उससे जुड़े 4 संकट को समझिए। पहली संभावना, अगर अमेठी से चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं या नहीं लड़ते हैं तो संकट यह होगा कि बीजेपी माहौल बना देगी कि राहुल गांधी उस सीट पर भी डर गए जो कभी उनका मजबूत गढ़ थी। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए।
दूसरी संभावना, अगर अमेठी से चुनाव लड़े तो यह कहा जाएगा कि राहुल गांधी को वायनाड सीट फंसती दिख रही है, वायनाड पर जीत का भरोसा नहीं है, इसलिए दो सीट पर लड़ रहे हैं। तीसरी संभावना, अगर अमेठी से लड़े और हार गए तो और भी फजीहत होगी कि अपनी पुरानी सीट को बचा नहीं पाए। चौथी संभावना, अगर अमेठी से लड़े और जीत गए तो भी दिक्कत है, क्योंकि तब वायनाड और अमेठी में से एक को चुनना होगा। वायनाड को राहुल गांधी अपना घर बता चुके हैं, तो वायनाड को कैसे छोड़ेंगे? अमेठी छोड़ नहीं सकते क्योंकि पारंपरिक सीट है, गांधी परिवार का गढ़ रही है। अमेठी को छोड़ा तो यूपी में कांग्रेस का बेस और कम हो जाएगा। अब ये इनकी दुविधा है, और दुविधा में फंसे हैं तो पत्रकार को लेबल लगा रहे हैं। कांग्रेस की दुविधा सिर्फ अमेठी को लेकर नहीं है, बल्कि चंडीगढ़ सीट पर भी कांग्रेस टेंशन में है। इस सीट से कांग्रेस ने मनीष तिवारी को टिकट दिया है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही उनका विरोध हो रहा है। कांग्रेस के स्थानीय नेता चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष एचएस लक्की और मनीष तिवारी से नाराज हैं। दावा है कि इस नाराजगी की वजह से कांग्रेस के 100 से ज्यादा नेता और एक कार्यकर्ता पार्टी छोड़ चुके हैं। इसमें चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, प्रवक्ता, उपाध्यक्ष लेवल के नेता हैं। हालांकि जो कांग्रेस जो अंदरूनी कला जो है उसको कम करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने दखल दिया। मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला को दी गई। राजीव शुक्ला कल कांग्रेस नेता से मिलने चंडीगढ़ जा रहे हैं। उधर नाराज नेताओं ने राजीव शुक्ला का विरोध करने की भी तैयारी कर ली। दरअसल कांग्रेस नेता एक कथित इंस्टाग्राम पोस्ट से नाराज हैं, जिसमें चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष एचएस लक्की ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल का अपमान किया था। यह भी कहा जा रहा है कि सीट पर पवन बंसल को टिकट न मिलने से उनके समर्थक नाराज हैं और कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। टेंशन सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, इंडी गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव भी टेंशन में नजर आ रहे हैं। उनकी टेंशन बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर है। बेटी के चुनाव प्रचार के लिए आज लालू यादव पत्नी के साथ सारण पहुंचे। खराब सेहत के बावजूद लालू ने मोर्चा संभाला। अच्छा, जब इनको ईडी सवाल जवाब के लिए बुलाती है तो कहा जाता है बड़ा अत्याचार हो रहा है, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और उनको सवाल जवाब के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन आज कहा गया कि खराब तबीयत के बावजूद प्रचार करने पहुंचे। रोहिणी आचार्य को आरजेडी ने लालू का गढ़ मानी जाने वाली सारण सीट से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन रोहिणी आचार्य को सारण में लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके राजीव प्रताप रूडी से कड़ी चुनौती मिल रही है। इसलिए अब लालू यादव सारण के लोगों के सामने पुराने कनेक्शन की दुहाई दे रहे हैं। पहले सुनिए बेटी के लिए प्रचार करने पहुंचे लालू यादव ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा टीएमसी ने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा है। लोग बोलते थे कि आप अपने परिवार से घर से उम्मीदवार आप कीजिए। मीटिंग करके लोगों ने कहा कि रोहिणी आचार्य को आप उम्मीदवार बनाइए। मैंने स्वीकार कर लिया और उम्मीदवार बनाया। लालू यादव परिवार को बचाने के लिए प्रचार में उतरे।